हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जी मेन का डिस्कशन फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4, जिसमें मैं 2011 से 2015 का जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम पूछा गया है जी मेन में वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी 3 पार्ट जा चुका है, जिसमें मैंने 2002 से लेके 2010 तक का प्रॉब्लम डिस्कस किया है। वो आप चैनल पे आओ और आपको मिल जाएगा वो सारे वीडियोस। तो आज चलिए बढ़ते हैं आगे पार्ट 4 में 2011 से 2015 का प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए देखते हैं 2011 का एक प्रॉब्लम। Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially a distance d less than L apart. Because of their mutual repulsion, the charge begins to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, charges approach each other with a velocity v, then as a function of distance x between them. तो आपको दिया गया है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर्स है, सस्पेंडेड है कॉमन पॉइंट से, मासलेस स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ है l, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है d दैट इज मच मच स्मॉलर देन l। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दो चार्जेस सस्पेंडेड है, इस स्ट्रिंग की लंबाई है l, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d है। बट बाद में ऑप्शन में x कह रहा है कि x के फंक्शन के रूप में फाइंड करा, तो चलो इसे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस x इज मच मच स्मॉलर देन l। तो ऐसा दिया होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसे परपेंडिकुलर डालें तो दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। सो थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल इन फैक्ट, ठीक है। तो इस एजम्पशन के तहत हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इनिशियली या किसी भी टाइम में जब ये x डिस्टेंस पे है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है। एक तो इसमें टेंशन होगा, इसका वेट होगा mg, और दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होगा। राइट, मान लेते हैं दोनों का चार्ज है q और q, सो k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। सिमिलर सिचुएशन इधर भी होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ये वेट और ये टेंशन। तो इक्विलिब्रियम के केस में जो है नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और mg, ये दोनों मिलकर टेंशन को बैलेंस कर लेगा। तो सो इन दोनों का रिजल्टेंट टेंशन के इक्वलेंट अपोजिट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सो ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा। तो सो टेन थीटा इक्वल्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा परपेंडिकुलर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के इक्वल है और ये वेट mg के इक्वल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय वेट mg, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू mg। तो सो इससे हमें क्या रिलेशन मिलेगा, k q स्क्वायर इक्वल्स mg x स्क्वायर टेन थीटा। बट यार थीटा खुद एक वेरिएबल है, जब चार्ज इससे लीक होने लगेगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगी, तो ये चार्ज पास आने लगेगी। तो वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वही आपको फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो सो टेन थीटा स्मॉलर है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं साइन थीटा से, mg x स्क्वायर साइन थीटा। टेन थीटा कैन बी मेड इक्वल टू साइन थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो सो mg x स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये है x बाई टू, ये l और ये है थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगी l बाय एक्स बाई टू। तो साइन थीटा इज l, सॉरी l बाय एक्स बाई टू नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। सो x बाई टू l, तो सो इसे x बाई टू l कर लें। सो x बाई टू l। तो सो अब प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं जो q स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x क्यूब के। q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है, बाकी सब कांस्टेंट है, ये k कांस्टेंट है, mg 2l ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बताना है, तो हम लोग इसी से आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो 2q dq बाय dt ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाय dt के। एक रिलेशन ये था, दूसरा आपको जे मिला। तो व्हाट इज dx बाय dt? x is the separation between the two charges. So dx by dt means rate of change of that separation. That means relative velocity of approach है ये। तो यही dx by dt दिया गया है, v है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं v is directly proportional to, ये x स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज dq by dt एक कांस्टेंट है, ठीक है। एक कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक हो रही है दोनों बॉल से, दोनों स्फेरिकल बॉल से, तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है। तो सो v प्रोपोर्शनल टू q बाय एक्स स्क्वायर। तो अब इसको 1 से लिख सकते हैं q प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ, ये 3/2 और -2 करेंगे तो -½ हो जाएगा। ऑल राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर इज डी। फाइन। नेक्स्ट वन, the electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi equals ar square plus b, where r is the distance from the center and a and b are constant। तो एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइन। तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया हुआ है फाई इक्वल्स ए आर स्क्वायर प्लस बी, जहाँ पे ये आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है और ए बी कॉन्स्टेंट है। तो देन द चेंज चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज, बॉल के अंदर चार्ज डेंसिटी कितना है? तो दोस्तों जब ये पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल फील्ड के केस में स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -d∅/dr। यहाँ v को, ये जो v है उसी को फाई से लिखा गया है, तो सो -dv/dr होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -d∅/dr। तो माइनस इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये जाएगा ट्वाइस ar। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाय -2 ar। ऑल राइट। अब आपको बताना है कि इसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितना है। ऑल राइट, इसके अंदर क्या है? चार्ज डेंसिटी कितना है। तो फील्ड मिल गया, तो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस का लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस इज क्लोज सरफेस इज चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? E इंटू एरिया 4πr², और ये होगा चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो सो चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर इज हाउ मच? Q इक्वल्स, तो E इंटू 4πr² एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू -2 AR, तो -2 AR 4πr² एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर दें तो -8 π AR³ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ टोटल चार्ज इनसाइड दैट स्फीयर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी। तो सो चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? सपोज रो, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 πr³। तो टोटल चार्ज में 4/3 πr³ से डिवाइड कर दें, तो टोटल चार्ज इज -8 π AR³ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4/3 πr³। तो अब देखो इसमें कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। πr³ कैंसिल, 4 दूने 8, और ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो -6 A एप्सिलॉन नॉट। So charge density inside that sphere is -6 A एप्सिलॉन नॉट, और ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फाइन। नेक्स्ट वन, any uniformly charged sphere of total charge q and radius r, the electric field E is plotted as function of distance from the center।
the graph which would correspond to the above will be that there is a uniformly charged sphere with total charge q and radius r. इस पे टोटल चार्ज q है थ्रू आउट द वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, और इसके रेडियस है r. तो आपको बताना है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r. फाइन, r मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो सो इसमें हम लोग दो रीजन डिवाइड कर सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड. तो सो इनसाइड दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो r by 3 epsilon naught, where rho is the charge density. ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 pi r क्यूब, ये है चार्ज डेंसिटी. तो सो इनसाइड में हम लोग कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. ठीक है, तो जो कि या तो ऑप्शन सी में है या फिर ऑप्शन डी में है, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा. अब देखते हैं आउटसाइड के लिए. तो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज जो भी होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए बिहेव करता है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, राइट. तो इसके टोटल चार्ज को आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग मान सकते हैं कहां पे कंसंट्रेटेड है, एट द सेंटर. तो सो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो नॉट दिस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर. ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए कह सकते हैं. तो सो इस केस में आउटसाइड का जो फील्ड है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है. तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करने वाला ग्राफ कौन है आउटसाइड के लिए? तो आप देख लो ऑप्शन सी, पहले स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ये इनवर्स स्क्वायर लॉ. डी नहीं होगा, पहले स्ट्रेट लाइन देन कह रहा है कि जीरो हो गया. तो जीरो तो होना नहीं है आउटसाइड पॉइंट्स के लिए. तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन. This question has statement 1 and 2 of the 4 choices given after the statements. Choose the one that best describe the 2 statements. तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट का वेरीफाई करो सही है, गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो लेट्स सी व्हाट्स इंफॉर्मेशन आर गिवन. An insulating solid sphere of radius r has a uniformly positive charge density rho. As a result of this uniform charge distribution, there is a finite value of electric potential at the center of the sphere, at the surface of the sphere, and also at a point outside the sphere. ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है जिसका चार्ज डेंसिटी है रो, रेडियस है r. तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्फेयर के सेंटर पे, स्फेयर के सरफेस पे या स्फेयर के आउटसाइड, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिक्स्ड वैल्यू होगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, इसी एजम्पशन के अंदर. तो नाउ स्टेटमेंट 1, व्हेन ए चार्ज q इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाय q रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. जब किसी चार्ज q को सेंटर से सरफेस तक ले जाया जाए तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा. तो ये है स्फीयर जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो. तो ये सेंटर O, ये सरफेस का कोई पॉइंट है S, और बाहर कोई भी आउटसाइड पॉइंट है. तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इनसाइड पॉइंट्स, वो क्या होता है? तो के क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब. ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2r क्यूब. ठीक है, बट यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं दिया गया है, आपको चार्ज डेंसिटी रो दिया गया है. तो चार्ज डेंसिटी रो के टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. सो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2r क्यूब, जहाँ कैपिटल R इसकी रेडियस है और R सेंटर से कोई भी डिस्टेंस है. ठीक है, बट R इज लेस देन द रेडियस. ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप कर लो तो k टाइम्स k में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ऑलरेडी. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा. तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट, और ये r क्यूब कैंसिल.
3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता है। तो जब किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को सेंटर से सरफेस तक लाते हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू इक्वल्स क्यू डेल्टा वी होता है, ये आप जानते हो। तो क्यू डेल्टा वी का मतलब क्यू टाइम्स पोटेंशियल ऑफ सेंटर माइनस पोटेंशियल ऑफ सरफेस, ये ले लेते हैं। तो सेंटर के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर के लिए रेडियस का वैल्यू ये क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 होगा तो ये 3 कट जाएगा, तो रो r²/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो q टाइम्स रो r²/2 एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस का क्या होगा, तो सरफेस के लिए ये कैपिटल R के बराबर होगा। तो 3r² माइनस r², तो 2r², तो 2 कैंसिल, तो रो/3 एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, रो r²/2 एप्सिलॉन नॉट, रो r²/3 एप्सिलॉन नॉट, तो q रो r² एप्सिलॉन नॉट, तो एक्चुअली 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको चेक कर लो क्या है स्टेटमेंट 1। सो q रो/3 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। नाउ स्टेटमेंट 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये पिछले प्रॉब्लम में भी ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट जो कि आपको दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो 1 इज फॉल्स, 2 इज करेक्ट। तो 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन सी। फाइन, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन, two capacitors C1 and C2 are charged to 120 volt and 200 volt respectively. It is found that connecting them together the potential on each one can be made 0. तो दो कैपेसिटर है, दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है। ये है C1, इसको चार्ज किया गया कितने पोटेंशियल से, 120 वोल्ट से। और ये है C2, इसको चार्ज किया गया कितने पोटेंशियल से, तो 200 वोल्ट से। तो इसको आपस में कनेक्ट करने के बाद इसके पोटेंशियल 0 हो जाए, दोनों के पोटेंशियल 0 हो जाए, तो क्या रिलेशन होना चाहिए, तो किस तरह से कनेक्ट करोगे कि दोनों के पोटेंशियल 0 हो सकता है। तो अगर पहले वाले के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और दूसरे के पॉजिटिव को पहले के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो चार्जेज एक दूसरे को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, नलिफाई कर दिया, प्लस माइनस डिस्चार्ज हो गया, तो किसी भी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो ऐसा तभी होगा जब यहाँ पे ये Q1 अगर चार्ज था पहले और इस पर Q2 था, तो दोनों का अमाउंट सेम हो जाए, Q1 और Q2 सेम हो जाए, तभी माइनस Q1 और प्लस Q2 एक दूसरे को नलिफाई कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो ऐसा होने के लिए जरूरी है कि Q1 इक्वल्स Q2 हो। तो Q1 मीन्स CV, सो 120 इंटू C1 एंड 200 इंटू C2। तो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करें, 3C1 इक्वल्स 5C2, 4 से कैंसिल हो जाएगा। सो 3C1 इक्वल्स 5C2। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3C1 इक्वल्स 5C2। फाइन, नेक्स्ट वन, द चार्जेस, two charges each equal to Q are kept at x equals minus a at x equals a on the x-axis. A particle of mass m and charge q0 equals q/2 is placed at the origin. If charge q0 is given a small displacement y less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. All right. तो क्या कह रहा है कि दो चार्जेस है q जो रखा गया है x इक्वल्स माइनस ए एंड x इक्वल्स प्लस ए पे। तो बोलिए x एक्सिस है, ऑरिजिन है, x इक्वल्स माइनस ए पे एक चार्ज रखा है q, x इक्वल्स प्लस ए पे भी एक चार्ज रखा है q, और y एक्सिस पे q नोट चार्ज रखा गया है। कितने डिस्टेंस पे, तो a डिस्टेंस पे, सॉरी y डिस्टेंस पे, यहां पे सपोज रखा q नोट।
ठीक है, दिस वन इज y, बट y इज मच मच स्मॉलर देन a। तो a कौन सा डिस्टेंस है, इस दोनों के ऑरिजिन से डिस्टेंस है a। फाइन। तो q नोट पे लगने वाला जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो q नोट को दोनों चार्जेस से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों उस पर फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स जो है एक्चुअली में क्या होगा, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होगी। तो क्यू नोट के बीच का फोर्स इस डायरेक्शन में के क्यू नोट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ए है ये वाई है, तो हाइपोटेनस हो जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी वही होने वाला है के क्यू नोट डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसी दोनों का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करेंगे, इस दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट चूंकि ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट इसके बाइसेक्टर के अलोंग होगी। तो हाउ मच इज दैट फोर्स, तो F इक्वल्स रिजल्टेंट फोर्स। सपोज ये एंगल है थीटा, ये थीटा है, ये भी डेफिनेटली थीटा एंड थीटा हो गया। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में तो कॉस थीटा आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 2k क्यू नोट बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, दोनों के कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। अब ये कॉस थीटा क्या होगा, तो ट्वाइस के क्यू नोट डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे कितना है, बेस है ये y, हाइपोटेनस है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो y डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो सो ये फाइनली फॉर्मूला क्या मिला हमें, ट्वाइस के क्यू नोट y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर, जस्ट ए मिनट, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, इस दोनों को एक साथ कर देंगे तो पावर हो जाएगा 3/2। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे देखो y न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, बट एक कंडीशन दिया हुआ है कि y इज मच मच स्मॉलर देन a। तो एज y इज मच मच स्मॉलर देन a, सो y स्क्वायर इज ऑल्सो मच 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 स्मॉलर देन a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर को, सॉरी ए स्क्वायर के कंपैरिजन में वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस के क्यू नोट वाई डिवाइडेड बाय, इसको तो छोड़ देना है, तो ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट मीन्स ए क्यूब। तो दैट मीन्स दिस रिजल्टेंट फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, जो लीनियर डिस्टेंस y है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। So our correct answer is option A, proportional to y। चलो इस प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं जो कि रिंग वाले प्रॉब्लम में भी काम आएगा। सपोज एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसके रेडियस है r, तो इसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट x डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पे कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पर फोर्स क्या होगा। तो सपोज इसका चार्ज है q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यहाँ पे स्मॉल q रखते हैं तो इसके पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो ट्वाइस के क्यू डिवाइडेड बाय, और ये सामने x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2k क्यू x, सॉरी 2 नहीं होगा, सिर्फ k क्यू x होगा। सो k क्यू x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस पे ध्यान दें, ये क्यू पॉइंट चार्ज है जिसपे फोर्स हमें फाइंड करना है। ये कैपिटल क्यू जो है ये इस रिंग का टोटल चार्ज है। ठीक है, रिंग का टोटल चार्ज है। अब बाकी ये जो फैक्टर है x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये उसमें भी था। इस दो पॉइंट चार्ज है Q एंड Q, अभी जो हमने सॉल्व किया, यहाँ से a डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस y है, यहाँ पे Q नोट है, तो इस पे लगने वाला फोर्स, तो क्या फॉर्मूला मिला, ट्वाइस के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 टाइम्स y। दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी देखो,
K है Q है, K है Q है, यहाँ टोटल चार्ज रिंग का कैपिटल Q है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज इस दोनों पॉइंट चार्ज सिस्टम का 2Q0 है। ठीक है, बाकी जो ये y डिस्टेंस है यहाँ पे x का आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला दोनों एक जैसा है। तो एक्चुअली दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये जो रिंग है, रिंग का जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया होगा या सिस्टम का फोर्स फाइंड किया होगा आप बेसिक मेथड से, तो डेफिनेटली आपने इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। बट जब सिमेट्री का यूज करते हो तो इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेके फिर वहां फाइंड कर देते हो। तो अगर इस पे चार्ज है डी क्यू और इस पे भी चार्ज है डी क्यू, जैसे कि ये क्यू और क्यू है, तो एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व होगा, जैसे ये सॉल्व हो रहा है वैसे ये भी सॉल्व होगा। फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज वो आ जाएगा। ऑलराइट, तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू आ जाएगा। फाइन ना। तो इस तरह के सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला परफेक्टली ओके है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा जैसे मान लो कि इस तरह के चार चार्जेस हैं, ये डिस्टेंस है ए ए ए ए। ठीक है, दोनों रॉड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों रॉड की लंबाई 2a है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करे, यह इसके प्लेन के परपेंडिकुलर यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यहां भी लगेगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा उस रिंग में है वैसा है इस दो पॉइंट चार्ज सिस्टम में, वैसा है इस सिस्टम में भी है। तो अगर ये चार्ज QQ है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4Q। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होंगे, E इक्वल्स K। ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ज Q0 है तो फोर्स अगर लिखते हैं तो KQ0 इनटू इसका टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है 4Q, बाकी ये डिस्टेंस R डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। और वो अप्रोक्सीमेशन भी लगेगा, अगर दिस r इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, तो फिर उस केस में r स्क्वायर को छोड़ देंगे तो नीचे a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर रॉड्स पे के एंड पे चार्जेज इक्वल रखा जाए, तो ऐसे कितने भी रॉड्स उस प्लेन में डाल दो, सब के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। बस फर्क इतना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है 4Q, उसका तीसरा रॉड लाएंगे तो यहाँ पे ये चार्ज क्या हो जाएगा 6Q। अगर एक चौथा रॉड भी लाएंगे तो यहाँ पे ये चार्ज कितना हो जाएगा 8Q। ऑलराइट, तो इस तरह के सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, a charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O lying at distance L from the end A is. तो एक रॉड दिया गया है AB जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस रॉड की लेंथ है L और फिर यहाँ से A से L डिस्टेंस पर एक पॉइंट है O। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस रॉड के वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, इस रॉड का एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी लेंथ है dx, तो इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना है वो फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए डिस्टेंस है अभी x, फाइन। तो x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट है हमारा dx, तो इस एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट dq इक्वल्स, तो टोटल लेंथ L पे चार्ज है सपोज Q, जो कि दिया गया एक्चुअली Q, तो पर यूनिट लेंथ चार्ज हो गया Q/L और dx लेंथ पे फाइंड करना है, सो Q/L dx। तो उस एलिमेंट का चार्ज ये हुआ। तो एलिमेंट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट O। तो पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो dV इज K dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो इस एलिमेंट से डिस्टेंस है x, सो K dq/x। तो K dq मीन्स Q/L dx और नीचे x था ही, तो KQ/L dx/x हो गया। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दैट रॉड इज V इक्वल्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा KQ/L इंटीग्रेशन dx/x। ऑलराइट, तो अब ये x की लिमिट क्या होगी, तो x की लिमिट इंड A की दूरी
ये जो डिस्टेंस x लिया गया कहाँ से, O से, तो O से A की दूरी होगी L और O से B की दूरी होगी ये 2L। तो सो इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम L टू 2L, सो L टू 2L। तो dx बाय x का इंटीग्रेशन आप जानते हो log L होता है, सो k क्यूब बाय L log x L टू 2L। तो लिमिट रखेंगे तो log 2L माइनस log L, ठीक है, ये log 2L माइनस log L, तो रेशियो हो जाएगा log 2L बाय L, दैट मीन्स log 2। तो k q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln 2। तो सो ओ पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू ln 2। तो देखते हैं कौन सा है आंसर, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln 2, ln 2, ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑप्शन डी, q ln 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। फाइन, नेक्स्ट वन, assume that an electric field E equals 30x square I exists in space, then the potential difference VA minus VO, where VO is the potential at the origin and VA the potential at x equals 2 meter is। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स 30x स्क्वायर I का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है 30x स्क्वायर, एक्चुअली केवल x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइन, तो O है ऑरिजिन और A पॉइंट है जो x इक्वल्स 2 पर है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन जानते हैं, dV इक्वल्स माइनस E डॉट dx। वैसे तो E डॉट dr होता है, बट यहाँ पे सिर्फ x डायरेक्शन में फील्ड है, तो हम लोग लिख सकते हैं E डॉट dx। सो माइनस Ex dx, Ex मीन्स x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो माइनस 30x स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dV फ्रॉम VO टू VA, मतलब पॉइंट O से 1 तक जाते हैं हम लोग, सो 30 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। तो O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, तो बस इसको इंटीग्रेट करके आप वैल्यू फाइंड कर लो, सो माइनस 30 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 2। तो सो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा VA माइनस VO इक्वल्स माइनस 30/3 2Q माइनस 0Q। तो सो ये कितना आ जाएगा, 3 × 30 और ये 8 है, तो माइनस 80, ठीक है, तो इसका आंसर होगा माइनस 80 जूल पर कूलम या वोल्ट, जो भी कह लें। तो करेक्ट आंसर इज सी, माइनस 80 जूल पर कूलम और माइनस 80 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट वन, a parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by a distance 5 mm and with a dielectric of dielectric constant 2.2 between them. When the electric field in the dielectric is 3×10⁴ volt per meter, the charge density of the positive plate will be close to। तो सो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.2। तो सो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3×10⁴ वोल्ट पर मीटर। मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी जो है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। तो चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो और डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो चार्ज डेंसिटी होता, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये के फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो सो E इक्वल सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, तो नाउ लेट्स फाइंड आउट सिग्मा। द सिग्मा इक्वल्स के E एप्सिलॉन नॉट। तो K is how much, 2.2, इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10⁴, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12, ऐसा यूनिट्स होता है। तो सो ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लें आप, 2.2 एंड 3 एंड 8.85, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लगभग आप 10 मान लो,
10, इसको 2, इसको 3, तो लगभग 60 हो जाएगा। 60 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 4, तो -8, तो सो अल्टीमेटली हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ऑलमोस्ट 6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 6 इंटू 10 पावर -7 कूलम पर मीटर square. Next one, in the given circuit, charge Q2 on the 2 microfarad capacitor changes as C is varied from 1 microfarad to 3 microfarad. तो ये कैपेसिटर C जो है इसको चेंज किया जा रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम 1 माइक्रोफेराड टू 3 माइक्रोफेराड। तो सो इस 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको Q2 लिखा गया है, एंड दिस कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ C। तो उसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो किस तरह का ग्राफ होगा, राइट। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या होने वाला है Q2 का। तो चूंकि ये 1 और 2 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। उसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग डिजाइन करें तो ये C है, फिर इसके सीरीज में हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड और उसके अक्रॉस ये बैटरी कनेक्टेड है जिसका EMF है E, फाइन। तो सीरीज में जब दो कैपेसिटेंस सपोज C1 एंड C2 होता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटर्स, ठीक है। क्योंकि सीरीज में चार्जेस सेम होता है, Q इक्वल्स CV, चार्जेस सेम है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C कह सकते हैं। तो पोटेंशियल का जो डिवीजन होगा अक्रॉस C1 एंड C2 वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल और C2 के क्रॉस पोटेंशियल को अगर हम लोग V1 और V2 लिखें, ठीक है, तो V2 मीन्स C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और सिमिलरली V1 मीन्स C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये V2 हुआ। और अगर V1 लिखना है तो C2V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस V मीन्स टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, तो टोटल पोटेंशियल है E, तो इस V की जगह पे क्या रख देंगे E, फाइन। तो हमें इससे की अभी जरूरत है V2 की। क्यों ये V2 फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये V2 इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि Q2 का ये जो चार्ज है ये चार्ज तभी मिलेगा जब हमें इस कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V2। तो V2 का मतलब C1 है C E डिवाइडेड बाय C1 is C and C2 is 3, तो CE डिवाइडेड बाय C प्लस 3 V2 हो गया। अब उतना ही पोटेंशियल 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस है, सो देयरफॉर Q2 इक्वल्स 2 माइक्रोफेराड इनटू V2, सो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस CE डिवाइडेड बाय C प्लस 3। तो अब इसी को प्लॉट करना है Q2 वर्सेस क्या, किस एक्सिस पे Q2 रखना है, तो X एक्सिस पे, अब Y एक्सिस पे Q2 को रखना है Y एक्सिस पे, तो Q2 वर्सेस द कैपेसिटेंस C। तब देख लो C ऊपर भी है और C नीचे भी है, इसी को प्लॉट करना है। तो जब C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड, तो ये 1 हुआ तो ये 1 प्लस 3 4 हो गया, तो फॉर C इक्वल्स 1 Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 1 पे 2E डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4, दैट मीन्स E बाय 2 हो जाएगा, फाइन। और अगर C इक्वल्स 3 माइक्रोफेराड है तो 3 के केस में Q2 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3E डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 6, तो ये हो जाएगा E के इक्वल। तो पहले जितना चार्ज था C इक्वल्स 1 पे, ठीक है, उसका ये डबल है, ठीक है, E बाय 2 एंड E, तो सो ये डबल है। तो चार्जेज एक्चुअली क्या हो रही है, बढ़ रही है, डबल हो रही है, ठीक है। तो डबल इसमें हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये डेफिनेटली नहीं होगा, 1 पे ज्यादा है 2 पे कम है। बट हम लोग जानते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाली है, सो ये भी नहीं होगा। तो अब बचा ऑप्शन ए या डी, ठीक है, आइदर ए और डी। तो इसमें आप देख रहे हो इसका शेप जो है, उस शेप को ध्यान से देखो, कॉनकेव अपवर्ड है और ये कॉन्वेक्स अपवर्ड है, दोनों अलग अलग शेप का है।
इसमें स्लोप क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, और इसका स्लोप लगातार घट रही है। तो वही स्लोप अब बताएगा कि उसका आंसर ए होगा या फिर आंसर डी होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द स्लोप डी क्यू टू बाय डी सी, डी क्यू टू डिवाइडेड बाय डी सी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2e तो कांस्टेंट है, c प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो c प्लस 3 और ऊपर ये c है उसका डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस c इंटू सी प्लस 3 का भी डिफ्रेंशिएशन 1, तो फिर ये c और c कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 टू 6 एप्सिलॉन या e डिवाइडेड बाय c प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो स्लोप पॉजिटिव है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए में भी पॉजिटिव है, डी में भी पॉजिटिव है, बट इसका वैल्यू c के बढ़ने से इसका वैल्यू क्या होगा, c जब बढ़ेगी तो ये स्लोप क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो किस ग्राफ में देखिए c के बढ़ने से स्लोप घट रही है, a में c के बढ़ने से स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है, और d में ये स्लोप घट रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा, नॉट ए। तो ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, तो आंसर होगा डी। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, a uniformly charged solid sphere of radius r has potential v naught measured with respect to infinity on its surface. For this sphere, the equipotential surfaces with potentials 3 v naught by 2, 5 v naught by 4, 3 v naught by 4 and v naught by 4 have radii r1, r2, r3 and r4 respectively. Then which of the following are correct? तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम हमने बताया था कि इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। राइट, मान लो कैपिटल R उसकी रेडियस है जो कि दिया गया है और स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है। तो जो सेंटर है, ठीक है, v सेंटर, सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, तो सेंटर के लिए r को 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3kq डिवाइडेड बाय 2r। फाइन। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में आप देखो क्या दिया, फॉर दिस स्फीयर द इक्विपोटेंशियल सरफेस विद पोटेंशियल 3 v नॉट बाय 2 एंड ब्ला ब्ला v नॉट बाय 4 हैव रेडिया r1, r2, r3 एंड r4 रेस्पेक्टिवली। जिसमें ये जो v नोट है कहाँ का पोटेंशियल है, तो स्फीयर के सरफेस का। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर रेडियस r हैज पोटेंशियल v नोट ऑन इट्स सरफेस, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, तो सरफेस के लिए यहाँ कैपिटल R रखेंगे, तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा kq डिवाइडेड बाय r। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यही है v नोट, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका यूज यहाँ करेंगे तो ये है 3/2 v नोट, और 3/2 v नोट के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो है r1, ठीक है। 5 v नोट बाय 4 उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस है r2, 3 v नोट बाय 4 उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस है r3, और v नोट बाय 4 इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस है r4। तो अब आप देखो 3 v नोट बाय 2 के करस्पॉन्डिंग रेडियस है r1 और 3 v नोट बाय 2 है कहाँ पे, सेंटर पे, तो सेंटर के लिए रेडियस वैल्यू 0, तो इसका मतलब है r1 इक्वल्स 0। ये तो मिल गया, r1 की वैल्यू 0 है, तो वो आप देखो ऑप्शन ए में और सी में कह रहा है r1 इक्वल्स 0, तो उस दोनों में से मे भी कोई एक सही हो सकता है। उसके बाद r2 लेस देन r4 माइनस r3, तो मतलब r2, r3, r4 ये सब भी हमें फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो उसको फाइंड करने के लिए अब हम लोग इस पोटेंशियल के वैल्यू पे आते हैं। सेंटर पे पोटेंशियल है कितना, 3 v नोट बाय 2, सरफेस का पोटेंशियल कितना है v नोट। फाइन। तो बाकी जो पोटेंशियल है 5 v नोट बाय 4, ये 5 v नोट बाय 4 मतलब 1.25 v नोट या 0.75 v नोट या 0.25 v नोट। तो पोटेंशियल का वैल्यू देखो, सेंटर पे ज्यादा है, सरफेस पे आके v नोट हो गया, और बाहर जाने के बाद और कम होगी, तो ये पोटेंशियल लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। और ये पोटेंशियल लगातार घटती जा रही है, तो घटती जा रही है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है 1.25 v नोट वो इस बीच में कहीं पर है, सो 5/4 v नोट। तो इसका रेडियस r2 हमें निकालना पड़ेगा, सेंटर के लिए तो पता है। उसके बाद की जो वैल्यू है 3/4 v नोट, ये बाहर की है,
ठीक है, 3/4 वी नोट, तो इसका डिस्टेंस r3, उसके बाद वी नोट बाय 4, इसका डिस्टेंस r4। तो ये दोनों के लिए आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा और इन दोनों के लिए इनसाइड का फॉर्मूला लगेगा। तो 3 वी नोट बाय 2 के लिए ऑलरेडी रेडियस 0 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये r2 फाइंड करता है, तो r2 इनसाइड का पॉइंट है जहां पोटेंशियल है 5 वी नोट बाय 4। सो 5 वी नोट बाय 4 इक्वल्स, क्या था फॉर्मूला, k क्यूब बाय 2r क्यूब एंड 3r स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब वी नोट का वैल्यू क्या है, k क्यूब बाय r, तो ये वी नोट k क्यूब बाय एक r हटा दो तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आर स्क्वायर, तो 5 ये 2 से कैंसिल करा दो, तो 5r स्क्वायर इक्वल्स 2 से मल्टीप्लाई कर दे 6r स्क्वायर माइनस 2r2 क्यूब, तो फिर ये 2r2 क्यूब सॉरी r2 स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर, तो सो इससे r2 मिल जाएगा एक्चुअली r बाय रूट 2, तो r1 इज 0, r2 इज r बाय रूट 2। सिमिलरली r3 एंड r4 भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग वो रेट चेक कर सकते हैं कि r3 माइनस r4 जो है वो r2 से बड़ा है या छोटा है। तो r3 है बाहर का पॉइंट, r3 पे पोटेंशियल है 3/4 वी नोट, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है हमारा k क्यू बाय डिस्टेंस, तो विच इज r3। ठीक है, तो r3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो k क्यू और वी नोट है k क्यू बाय r, ठीक है ना, तो वी नोट के टर्म्स में अगर रखेंगे तो r3 मीन्स k क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 वी नोट मीन्स k क्यू बाय r, तो k क्यू कैंसिल 4r बाय 3 हो जाएगा। सिमिलरली r4 अगर निकालना है तो वो है वी नोट बाय 4 इक्वल्स k क्यू बाय r4, तो सो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये r4 जो है आप देख रहे हो ये 3/4 था तो यहाँ 4/3, ये 1/4 है तो ये 4r आ जाएगा, तो सो आपको r3 मिल गया 4r/3 और r4 मिल गया 4r। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो r4 माइनस r3 विच इज 4r माइनस 4r/3, तो 12 माइनस 4 8r/3। अब ये r2 से बड़ा है या छोटा है, तो r2 का वैल्यू है r/√2, तो डेफिनेटली ये r2 छोटा है r4 माइनस r3 से, और r1 मिला था हमें 0। तब देखिए इसमें कौन कौन सा सही है, r1 0, ऑप्शन ए कह रहा है r1 0, r2 लेस देन r4 माइनस r3, ये सही है, तो ये नहीं होगा सही, और r1 नॉट 0 ये भी नहीं होगा सही। व्हाट अबाउट बी, 2r लेस देन r4, तो r4 का वैल्यू कितना है 4r, तो ये 2r जो है लेस देन r4 है ना, वो भी सही है, तो सो इसके दो आंसर सही है, ए और बी, 2 आंसर्स आर करेक्ट, फाइन। तो सो इसके आंसर हो जाएंगे ए एज वेल एज बी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A long cylindrical shell carries positive surface charge sigma in the upper half and negative charge surface charge minus sigma in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given in. तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेक्ट है, तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसका अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज है, अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज है। ऑलराइट, अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, और अगर सरफेस है मेटालिक है तो उसमें भी आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो सो इस पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन से ऐसे निकलेगी, नेगेटिव चार्ज वाले रीजन में ऐसे एंटर करेगी, ये तो होना है। ठीक है, वैसे तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते और यहाँ पे होना भी नहीं है, बट इन द विसिनिटी ऑफ दिस सिलेंडर ये इस तरह से आगे क्लोज हो जाएगी। तो क्लोज नहीं है, इनसाइड में ऐसा नहीं है, ऑलराइट, केवल बाहर में ऐसा है, एक तरफ ऐसा है, फाइन, तो ऐसे आएगी, फाइन। और जस्ट ए मिनट,
ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और बहुत दूर अगर चले जाएंगे तो यहाँ से ऐसे भी जाएंगे, ऐसे आएंगे, तो बहुत दूर से आके घूम के मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। फाइन, यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है इसलिए गलत है, ये मिल नहीं रहा है इसलिए गलत है। और दूसरी बात ये भी, इसका डायरेक्शंस सेम सेम दे रहा है, पॉजिटिव से भी निकल रहा है, नेगेटिव से भी निकल रहा है। इसमें परपेंडिकुलर तो दिखाया गया है इस वाले में, लेकिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आसपास है के चार्जेस की वजह से, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव चार्जेस के फील्ड जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती है, नेगेटिव चार्जेस के फील्ड रिपेल करती है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस के फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो उन सब टेस्ट पे ये फेल कर जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑल राइट, तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट लेके फिर मैं आपसे मिलूंगा और 2016 से आगे के प्रॉब्लम में 2016 और उससे आगे के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो ऑल राइट, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।